फोर्स योरसेल्फ बियॉन्ड द कंफर्ट जोन। यानी कि अपने आप को आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालें या बाहर निकालने के लिए प्रयास करें, मजबूर करें अपने आप को। तभी जो है वो कुछ हो पाएगा। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में ही पड़े रहेंगे या उसी के अंदर सीमित रहेंगे तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि कुछ हो पाए, कुछ बेहतर हो पाए, है ना। वही हो पाएगा जो अभी तक हो रहा है। अगर आपको कुछ अलग करना है तो, या कुछ अलग आप अगर पाना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा जो प्रयास है, जो प्रयत्न है, वो भी थोड़ा सा अलग करने होंगे। ठीक है, तो इसके लिए खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की कोशिश करें और मेहनत करें, तो डेफिनेटली आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 12 सितंबर 2024, थर्सडे यानी गुरुवार का दिन, और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के न्यूज़पेपर पर चलने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से ये जो हमारा सी सेट का लाइव बैच शुरू होने वाला है 5 अक्टूबर से, इसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि ये बैच आपको हम लोग सिर्फ 999 में प्रोवाइड कर रहे हैं, और बैच में एनरोलमेंट 20 सितंबर तक है। तो आज 12 तारीख तो हो ही चुकी है, तो आज का दिन भी मिला के अगर चलें तो सिर्फ 9 दिन बचे हैं आपके पास। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो जल्द से जल्द एनरोल कर लें। यहाँ पर हम लोग सी सेट के जो तीनों ही पोर्शंस होते हैं, एप्टीट्यूड, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन, इन तीनों को ही काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। और मैंने आपको बताया था कि अगर सब कुछ सही स्ट्रेटजी से चलते हैं तो 100+ मार्क्स सी सेट में कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, तो बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप इसकी जो बाकी डिटेल्स हैं वो चेकआउट कर सकते हैं, और अगर इंटरेस्टेड हैं तो वहीं से एनरोल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। और आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देख रहे हैं और अगर आपको हेल्प मिल रही है किसी भी तरीके की, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ कुछ ना कुछ अपनी तरफ से आप लोग कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें, क्योंकि जितना आप लोग कंट्रीब्यूट करेंगे उतना हमारी हेल्प होगी और उतना ही ये सेशंस जो है वो यूट्यूब पर लंबे समय तक कंटिन्यू रह पाएंगे। तो इसलिए सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ ना कुछ अमाउंट आप लोग, ये क्यूआर कोड और यूपीआई आईडी दिया गया है, इसके थ्रू आप लोग कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। ठीक है, चलिए अब आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो आर्टिकल्स हैं वो हम लोग देखते हैं। हालांकि आज बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स नहीं हैं। फ्रंट पेज की बात करें तो यहाँ पर कैबिनेट क्लियर्स हेल्थ इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹5 लाख फॉर ऑल एज्ड 70 ईयर्स एंड अबव। ये आपको पता है जो आयुष्मान भारत स्कीम है ना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिसको कहा जाता है, इसके अंतर्गत जो एलिजिबल फैमिलीज़ हैं, ठीक है, उसका बेसिकली कुछ क्राइटेरिया होता है कि मतलब इनकम वगैरह का, उसके हिसाब से जो भी एलिजिबल फैमिलीज़ हैं उनको 5 लाख रुपए का एनुअल हेल्थ कवर दिया जाता है, कि अगर उनको कोई भी बीमारी वगैरह है या कुछ भी है तो 5 लाख रुपए तक का वो इलाज करवा सकते हैं, और उसका पैसा उनको रीइम्बर्स हो जाता है, मुफ्त में वो इलाज हो जाता है उनका। ये है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत। अब इसमें लेकिन ये बोला गया है कि 70 साल से ऊपर के जो लोग हैं, ठीक है, और वो भी मतलब विदाउट एनी इनकम क्राइटेरिया, कि 70 साल से ऊपर वाले जो लोग हैं उनकी इनकम क्राइटेरिया क्या है क्या नहीं है, उसके रिस्पेक्टिव सभी लोग, ऑल अबव 70 ईयर्स ऑफ एज, वो भी इस स्कीम में शामिल होंगे। यानी कि वो भी इस तरीके के 5 लाख रुपए का सालाना जो हेल्थ कवर है वो उनको भी मिलेगा। ठीक है, ये यहाँ पर चीज़ की गई है। इसके बाद आगे अगर हम लोग बढ़ें तो यहाँ पर बाकी तो और कुछ नहीं है। बीच के पेजेस में हालांकि एक दो न्यूज़ है जो हमें देखनी है। पेज नंबर 10 में है आई थिंक, हाँ देखो, एक न्यूज़ ये है पेज नंबर 10 में, यहाँ पर एक मिशन मौसम की बात की गई है।
ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग को बढ़ावा देने के लिए 2000 करोड़ रुपए का एक मिशन यहाँ पर सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया है ना। कैबिनेट ने उसको अप्रूवल दिया है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी आगे। इसके बाद आइडियाज़ पेज का एक आर्टिकल है, दैट इज़ द स्टार्टअप नेशन, कि जिस तरीके से हमारे देश में जो स्टार्टअप का कल्चर है वो ग्रो कर रहा है, इसमें पोटेंशियल है कि ये एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सेक्टर बन सकता है। तो उसी को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है। आर्टिकल काफ़ी आसान आर्टिकल है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा, एक बार इसको ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों के साथ जो आर्टिकल शेयर करता हूँ, आप लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं मुझे नहीं पता। ठीक है, और आप लोगों को मतलब हम जैसे ये न्यूज़पेपर वगैरह से आर्टिकल्स कवर करते हैं, और कई सारे जगहों पर भी जो मतलब जो और प्लेटफॉर्म्स हैं या और चैनल्स हैं, वहाँ पर आपने देखा होगा, है ना, डेफिनेटली देखा होगा कि वहाँ पर जो है वो कुछ पीपीटीज बना के, कुछ थोड़ा सा डिज़ाइंस बना के, है ना, इमेजेस ऐड करके उस तरीके से चीज़ों को कवर किया जाता है। तो एक बार किसी से ऐसे ही हमारी बात हो रही थी, ठीक है, तो मतलब हमने उनको एज एज अ जनरल पर्सन ये वीडियोस दिखाए। ठीक है, और उनमें ये उनसे ये पूछा गया कि मतलब हम जस्ट एक जनरल फीडबैक लेना चाह रहे थे। तो उसमें हमने ये फीडबैक लेने की कोशिश करी कि हमारे यार वीडियोस में जो व्यूज़ हैं वो काफ़ी कम रहते हैं, व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दैट, कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। आप एक बार ये वीडियो देख के मतलब बताने की कोशिश कीजिए, अपना कुछ व्यूज़ देने की, विचार देने की कोशिश कीजिए। तो उन्होंने यही बोला कि ये जो वीडियोस हम लोग यहाँ पर मतलब सेशंस लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर सीरियस लेवल पर काम चल रहा है। ठीक है, तो अब फिर उसके जवाब में हमने यही कहा कि अगर पढ़ाई की चीज़ है तो सीरियस तो होगी, ऑब्वियस सी बात है ना। आप पढ़ाई की चीज़ में कोई हम यहाँ पर बीच में जोक्स तो क्रैक करेंगे नहीं, है ना, कोई हंसी मजाक तो होगी नहीं, ऑब्वियस सी बात है। अगर पढ़ाई की चीज़ है और पढ़ाई भी कोई कोई छोटे मोटे एग्ज़ाम की तैयारी तो आप कर नहीं रहे। ठीक है, हालांकि आज की डेट में जिस तरीके का कंपटीशन है, कोई भी एग्ज़ाम अब छोटा मोटा नहीं रह गया है, बट फिर भी अगर आप कंपैरेटिवली बात करें तो मेरा मतलब आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो सीरियसनेस तो मेरे ख्याल से हिसाब से होगी और होनी भी चाहिए। पढ़ाई की बात हो रही है, कोई हंसी मजाक तो हो नहीं रही। ठीक है, तो मतलब उनका यही कहना था कि अगर आपके वीडियोस में थोड़ा सा या सेशंस में थोड़ा सा अगर एंटरटेनमेंट हो बीच बीच में, जैसा और सब जगह होता है, तो हो सकता है कि थोड़ा सा जो ऑडियंस है वो ज़्यादा जुड़े आपके साथ। यार अब मैंने फिर मेरा यही रिस्पॉन्स था कि वो चीज़ कर पाना तो थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि हंसी मजाक और उन सब चीज़ों का पढ़ाई के बीच में कहीं कोई जगह नहीं है। अगर हंसी मजाक करनी है तो उसके लिए हम लोग एक अलग से सेशन रख लेंगे। ठीक है, एक लाइव सेशन रख लेंगे, वहाँ पर आप भी जोक्स क्रैक करें, हम भी करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पर हंसी मजाक करेंगे, लेकिन पढ़ाई के बीच में हंसी मजाक कैसे हो सकती है। ठीक है, अब लेकिन वही है ना कि जो यूट्यूब का कल्चर है, यूट्यूब में जिस तरीके के वीडियोस बनाए जाते हैं, उसमें पढ़ने और पढ़ाने का सेंस तो बहुत कम है। ठीक है, 99% ऑफ द वीडियोस जो किसी भी मैं कहूँ 99 या 95% मान लो चलो, कि कोई भी जो यूट्यूब पर वीडियोस बनते हैं वो सिर्फ व्यूज़ गेन करने के लिए बनते हैं। ठीक है, ये कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। 95% ऑफ द वीडियोस जो यूट्यूब पर बनते हैं, दैट इज़ ऑब्वियसली कोई भी वो बना रहा हो, वो व्यूज़ के लिए ही बनते हैं। ठीक है, हम लोग 500 व्यूज़ 600 व्यूज़ पे काम कर रहे हैं, दैट टू फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर कोई और होता, ठीक है, ये भी मुझे लगता है कि अगर कोई और होता तो वो इस इनिशिएटिव को कब का बंद कर चुका होता। ठीक है, या फिर पूरी तरीके से पेड कर चुका होता, कि अगर 500 लोग ही ने पढ़ना है तो 500 लोग फिर पेड करके पढ़ें, पे करके पढ़ें, पैसा दे के पढ़ें। क्योंकि यूट्यूब पर कंटेंट पब्लिश करने का मतलब ही है व्यूज़, व्यूज़ आने चाहिए। अदरवाइज़ यूट्यूब पर अगर आप कोई कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं और 200-500 व्यूज़ आ रहे हैं किसी भी वीडियो पर, तो वो कोई उसका कोई मतलब लॉजिक ही नहीं है उसके पीछे, वो लॉजिकल है।
ठीक है। हम लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए 500 व्यूज़ 600 व्यूज़ डेली आते हैं, बट उसके बाद भी उसी कंसिस्टेंसी के साथ, उसी डेडिकेशन के साथ आप लोगों के लिए ये सेशंस लेके आ रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा बहुत आप लोग अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करें, बट आप लोग वो बात भी नहीं समझते हैं। मैं आप लोगों से ये बहुत बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि मैं इस बात को लेकर मजबूर नहीं होना चाहता कि अगर 500 लोग भी ये सेशंस देखते हैं तो मैं इन सेशंस को पेड कर दूं और लोग जो हैं वो पेड में पढ़ें। मैं ये नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूँ। मैं इसीलिए यूट्यूब पर काम कर रहा हूँ लगातार, सिर्फ 500 व्यूज़ 600 व्यूज़ पर भी। आप, आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करें, मजबूर ना करें, है ना। अदरवाइज़ फिर चीज़ें शिफ्ट करनी पड़ सकती हैं, ठीक है ना। आई होप आप बात को समझ रहे हैं। तो ये वाला आर्टिकल आप लोग एक बार मैं आपके साथ शेयर करूँगा, पढ़िएगा, ठीक है। और क्योंकि इस तरीके से आर्टिकल्स पढ़ने भी ज़रूरी हैं, क्योंकि मैं देखो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है ये आर्टिकल्स पढ़ने के लिए दे रहा हूँ। अब इसमें मेरा कोई वो नहीं है, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। मैंने तो इस आर्टिकल को पढ़ा ही है, ठीक है, तभी मैंने आपको बताया कि इसमें क्या बात लिखी गई है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर फिर से पढ़ा दूँ आपको, लेकिन व्हाट इज़ द यूज़। मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से पढ़ें, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आप लोग स्टैटिक पोर्शंस तो पढ़ते नहीं होंगे डेफिनेटली किताबों से, मुझे पता है। किताबें आपके पास सारी होंगी, बट आप पढ़ते होंगे नहीं उनसे। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं, वो वीडियोस से ही पढ़ते हैं। आजकल नया ट्रेंड चल रहा है ना। या आपने कोई क्लासेस ज्वाइन की होंगी ऑफलाइन, तो बात अलग है, वहाँ से पढ़ते होंगे। तो कम से कम ये चीज़ें थोड़ा बहुत तो पढ़ें। अदरवाइज़ पढ़ने की आदत अगर पूरी तरीके से छूट गई ना, तो आप इंग्लिश के या हिंदी के सेंटेंसेस या वर्ड्स भी नहीं पढ़ पाएंगे। ये ध्यान रखिएगा, आने वाले कुछ समय के बाद ये होगा, ठीक है। क्योंकि इवोल्यूशन जो है वो अगर उल्टे दिशा में बहने लगे तो फिर वो बड़ा ख़तरनाक होता है। चलो आगे बढ़ें। इसके बाद इकोनॉमी वाले पेज पर एक आर्टिकल की जिक्र करेंगे हम लोग। ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को पुश करने के लिए यहाँ पर भी एक 10,900 करोड़ की नई स्कीम का कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। इसके बारे में बात करेंगे। और दो आर्टिकल हमें एक्सप्लेन पेज पर देखने हैं। मुंबई के सॉल्ट पैन को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी है, ठीक है, तो वो क्या है वो समझेंगे। और इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि 40% ऑफ द अमेजन रेन फॉरेस्ट मोस्ट वाइटल टू क्लाइमेट इज़ अनप्रोटेक्टेड। कि अमेजन रेन फॉरेस्ट जो क्लाइमेट के लिए बहुत ज़्यादा वाइटल है, इंपॉर्टेंट है, उसका 40% हिस्सा जो है वो अनप्रोटेक्टेड है। तो ऐसा क्यों है, ये भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। बाकी यहाँ पर जो कल ये अमेरिका के प्रेसिडेंट के जो चुनाव होने हैं, उसको लेकर जो यहाँ पर प्रेसिडेंशियल डिबेट हुआ है डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में, उसको लेकर आर्टिकल दिया गया है। बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। और नीचे भी ये आर्टिकल उसी को लेकर दिया गया है, ठीक है। तो इस आर्टिकल को हम लोग इसीलिए स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये काम के नहीं है। तो ये चार आर्टिकल जो मुख्य हैं आज के, इनके बारे में हम लोग जिक्र करते हैं, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक बार मैं जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है 2025 प्रीलिम्स की, उसकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं, जिसको अगर नहीं मिली है अभी तक। तो इन्फॉर्मेशन यही है कि अगर आप जीएस, करंट अफेयर्स और सीसेट, इन तीनों की कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ लेते हैं तो आपको ओनली एट 849 रुपीज़ में मिल जाती है, ठीक है। 91 टेस्ट हैं, 5300 MCQs हैं। अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ लेते हैं तो 81 टेस्ट हैं, 4500 MCQs हैं, ओनली एट 699 में मिल जाती है। सिर्फ जनरल स्टडीज़ की अगर टेस्ट सीरीज़ लेते हैं तो 45 टेस्ट हैं, 2500 MCQs हैं, 449 में मिल जाती है। इसके बाद सिर्फ करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ अगर आप लेते हैं तो 32 टेस्ट हैं, 1600 MCQs हैं, और ये आपको मिल जाती है ओनली एट 299 में। और इसके बाद अगर आप सिर्फ और सिर्फ सी सेट की लेना चाहते हैं तो इसमें आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, 800 MCQs हैं टोटल, और 249 रुपीज़ में आपको ये मिल जाती है। तो इनमें से जिसमें भी आप लोग इंटरेस्टेड हैं
उसमें आप जाके एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, यहीं से ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसको क्लिक करें तो इसमें अंदर जाके आपको इनके फीचर्स मिल जाते हैं और नीचे यहाँ पर शेड्यूल मिल जाता है। और जैसे ही आप शेड्यूल पर क्लिक करते हैं आपको पूरा का पूरा एक पीडीएफ मिलता है, जिसमें ये दिया हुआ है कि टेस्ट सीरीज़ जो है वो किस में कितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और ये सब चीज़ें डिटेल में दी गई हैं। और हर टेस्ट का क्या सिलेबस है वो भी यहाँ पर दिया गया है। तो आप इनमें से जिस भी टेस्ट सीरीज़ में इंटरेस्टेड हैं उनमें एनरोल कर सकते हैं। और ये प्राइस आपको बहुत लंबे समय तक दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि जैसे जैसे एनरोलमेंट बढ़ता है तो सर्वर मेंटेनेंस वगैरह के लिए ज़्यादा चार्जेस हमें पे करने पड़ते हैं। तो इट इज़ बेटर कि आप इनमें जल्द से जल्द एनरोल कर लें। ठीक है, आई होप ये बात आप समझ पा रहे हैं। और अगर, वैसे मैंने आपको बता ही दिया, बट अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट या कोई भी क्वेरी रहती है तो यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप का नंबर है 9150449990। इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर लें। इसके थ्रू आपको जो है वो जो भी असिस्टेंस आपको चाहिए होगी वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक एक करके उन 4 आर्टिकल्स का जिक्र करते हैं जो आज के हमने डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया, दैट इज़ बात करेंगे अबाउट मिशन मौसम। 2000 करोड़ फिलिप फॉर द वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, तो यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे यानी कल के दिन अप्रूव किया है अ मिशन टू अपग्रेड द कैपेबिलिटीज़ ऑफ इंडियाज़ वेदर डिपार्टमेंट इन फोरकास्टिंग, मॉडलिंग एंड डिसेमिनेशन। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले हमने एक आर्टिकल का जिक्र किया था जिसमें हमने ये बात की थी कि आईएमडी जो है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाने की बात की थी हमने। ठीक है, कि उसकी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया जाना चाहिए या बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, बात की थी, याद है। तो उसी के तहत यहाँ पर ये चीज़ की गई है कि मिशन मौसम को अप्रूव किया गया है। इससे क्या होगा कि भारत का जो वेदर डिपार्टमेंट है वो फोरकास्ट, मॉडलिंग और डिसेमिनेशन, मतलब फोरकास्ट मतलब क्या हो गया कि वेदर फोरकास्ट करना कि कब बारिश होगी, है ना, कितनी होगी, ये सब चीज़ें। फिर उसकी मॉडलिंग करना और इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट करना या फैलाना, इन सब चीज़ों के लिए ये काम किया गया है। ठीक है, इसमें जो है 2000 करोड़ रुपए का बजट है फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन। शुरुआती 2 साल के लिए 2000 करोड़ का बजट इसमें रखा गया है। द मिशन एम्स टू इन्वेस्ट heavily in improving weather surveillance, modeling and forecasting to directly benefit key sectors from agriculture, aviation and defense to disaster management, tourism and health। तो यहाँ पर यह लिखा गया है कि इस मिशन का जो एम है वो क्या है कि हैवीली इन्वेस्ट करना है इन इम्प्रूविंग वेदर सर्विलांस, मॉडलिंग एंड फोरकास्टिंग। ठीक है, वेदर सर्विलांस मतलब वेदर के ऊपर, मौसम के ऊपर नज़र रखना, मॉडलिंग करना, फोरकास्टिंग करना, ताकि जो की सेक्टर्स हैं, एविएशन, एग्रीकल्चर, डिफेंस से लेकर डिज़ास्टर मैनेजमेंट, टूरिज़्म और हेल्थ, ताकि इन सेक्टर्स को फ़ायदा मिल सके। मिशन मौसम एम्स टू कवर ऑल आस्पेक्ट्स ऑफ वेदर एंड फोरकास्टिंग सर्विसेज ऑफर्ड इन द कंट्री। तो इसमें जितने भी वेदर और फोरकास्टिंग सर्विसेज हमारे देश में ऑफ़र किए जाते हैं उनके सभी एस्पेक्ट्स को ये करेगा, कवर करेगा। और इसी तरीके का एक बूस्ट जो है मॉनसून प्रेडिक्शन के लिए 2012 में किया गया था। उस समय एक मिशन लॉन्च किया गया था, दैट वाज मिशन मॉनसून। इसका टारगेट क्या था? इट हैड टारगेटेड द इम्प्रूवमेंट ऑफ कंट्रीज लॉन्ग रेंज फोरकास्ट। ठीक है, उसमें यह टारगेट किया गया था कि देश का जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट को टारगेट किया गया था। एट प्रेजेंट इंडिया का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की फोरकास्टिंग है, जैसे कि एक्सट्रीम इवेंट, जैसे कि हीट वेव की अगर मैं बात करूँ तो 24 आवर एडवांस में, यानी कि 24 घंटे पहले इस तरीके के एक्सट्रीम इवेंट्स की फोरकास्टिंग, ये लगभग 97 या 98% के आसपास एक्यूरेट है ना। लेकिन हैवी रेनफॉल की फ़ोरकास्ट की अगर मैं बात करूं तो वो सिर्फ 80% के आसपास है। ठीक है, तो इसी में इम्प्रूवमेंट करने के लिए किया जा रहा है। अब ये जो मिशन मौसम है, ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, मासूम नहीं है, इट इज़ मौसम। ठीक है, तो मिशन मौसम जो है दैट विल बी स्पीयर हेडेड बाई 3 इंस्टीट्यूशंस फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा फंडेड जो 3 इंस्टीट्यूशंस हैं वो इससे जुड़े रहेंगे। एक तो आईएमडी हो गया, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट,
एक हो गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे, और तीसरा है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग दैट इज़ इन नोएडा। ठीक है। द मिशंस प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड टाइमली वेदर फोरकास्ट and alert at various geographical and temporal scales, provide alerts and warnings ahead of extreme weather events, introduce weather interventions that will help manage fog, hail, and rainfall, in addition to capacity building and training of personnel. तो बेसिकली इसके जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि एक्यूरेट और समय पर, मतलब सही और एक सटीक, आप कह सकते हैं सटीक और समय पर वेदर फोरकास्ट प्रोवाइड करना, अलग अलग जगहों पर और अलग अलग समय पर अलर्ट्स प्रोवाइड करना। ठीक है। प्रोवाइड अलर्ट्स एंड वार्निंग्स अहेड ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं उनसे पहले अलर्ट्स और वार्निंग्स प्रोवाइड करना। वेदर इंटरवेंशंस इंट्रोड्यूस करना ताकि फॉग, हेल, रेनफॉल को मैनेज किया जा सके, और इसके साथ साथ कैपेसिटी बिल्डिंग और जो वहाँ उसके अंदर काम करने वाले लोग होंगे उनकी ट्रेनिंग, ये सारा काम इसमें किया जाएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर मिशन मौसम। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल, ईवी पुश को लेकर कैबिनेट ने अप्रूव किया है 10,900 करोड़ एक नई स्कीम के लिए। तो यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे यानी कि कल के दिन ही अप्रूव किया है एक नई स्कीम जिसका नाम है पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इन्हेंसमेंट, दैट इज़ पीएम ई ड्राइव। ठीक है, फॉर द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। और जो एक पुरानी फ्लैगशिप स्कीम थी उसको रिप्लेस करके ये नई स्कीम यहाँ पर लाई गई है। फुल फॉर्म इसका आप चाहें तो याद रख लीजिएगा, बट एज सच मुझे इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा है, बट स्कीम का नाम याद रखिएगा, पीएम ई ड्राइव। ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ जो है वो इस नई स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगी, लागू करेगी, और इसका जो टोटल आउटले या खर्चा बताया गया है बजट वो है 10,900 करोड़ रुपए ओवर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल के लिए। ठीक। जो पीएम ई ड्राइव है ये कौन सी पुरानी स्कीम को रिप्लेस करेगी? दैट विल रिप्लेस द फास्ट एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया फेज़ 2, फेम इंडिया फेज़ 2 स्कीम को ये रिप्लेस करेगी। क्योंकि कुछ समय पहले कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि ये जो फेम स्कीम है इसमें कुछ गड़बड़ियाँ हो रही हैं। ठीक है, तो इसलिए इस स्कीम को रिप्लेस करके नई स्कीम यहाँ पर लाई गई है। अब जो ये नई स्कीम है ये सब्सिडीज़ या डिमांड इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगी 3,679 करोड़ रुपए के, 3,679 करोड़, टू इंसेंटिवाइज द अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स, ई एम्बुलेंसेज, ई ट्रक्स एंड अदर इमर्जिंग ईवीज़। तो इन सबको इंसेंटिवाइज करने के लिए, इंसेंटिवाइज कैसे किया जाएगा, सब्सिडी कैसे दी जाएगी, कि मतलब जैसे कोई अगर ख़रीदना चाहता है तो उसको शुरुआत में ही कुछ अपफ्रंट सब्सिडी दी जाएगी, है ना। तो उस तरीके से उसको इंसेंटिवाइज किया जाएगा और उसके लिए इतना पैसा जो है वो यहाँ पर रखा गया है। अब इसके बाद यहाँ पर इसमें आगे लिखा है कि इस स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट्स लेने के लिए मिनिस्ट्री क्या करेगी, ई वाउचर्स, जो भी ईवी बायर्स हैं, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे उनके लिए ई वाउचर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। ठीक है। अब जब भी कोई व्हीकल खरीदा जाएगा, द स्कीम पोर्टल विल जनरेट एन आधार ऑथेंटिकेटेड ई वाउचर विच नीड्स टू बी साइंड बाय द बायर एंड सबमिटेड टू द डीलर। जैसे ही कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा जाएगा तो स्कीम का पोर्टल क्या करेगा, एक आधार ऑथेंटिकेटेड ई वाउचर जनरेट करेगा। उस वाउचर के ऊपर सिग्नेचर करने होंगे किसने, जिसने व्हीकल खरीदा है, बायर ने, और वो उसको जमा करना होगा किसको, जिससे गाड़ी खरीदी है, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा है उसको, यानी कि डीलर को। उसके बाद उस ई वाउचर को डीलर भी साइन करेगा, और डीलर दोनों, अब दोनों के साइन हो गए, बायर के भी डीलर के भी। उसके बाद ये अपलोड कर दिया जाएगा पीएम ई ड्राइव के पोर्टल पर। ठीक है। अब उसके बाद जो साइंड ई वाउचर होगा दैट विल बी सेंड टू द बायर एंड डीलर वाया एसएमएस। तो ये एसएमएस के द्वारा डीलर और बायर दोनों को मिल जाएगा, एंड विल बी एसेंशियल फॉर द ओईएम, दैट इज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, टू क्लेम रीएम्बर्समेंट ऑफ डिमांड इंसेंटिव्स अंडर द स्कीम। और जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो रीएम्बर्समेंट क्लेम करेगा
ठीक है, क्योंकि वो रीइंबर्समेंट की जब डिमांड उसके पास आएगी तो वो उसको क्लेम करेगा, ये उसके लिए ज़रूरी है। द गवर्नमेंट सेड दैट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम ई ड्राइव स्कीम इज टू expedite the adoption of EVs by providing upfront incentives for their purchase as well as by facilitating the establishment of essential charging infrastructure for EVs। तो यहाँ पर सरकार का ये कहना है कि इस स्कीम का, जो पीएम ई ड्राइव स्कीम है, इसका जो मुख्य उद्देश्य या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि ईवीज़ के अडॉप्शन को एक्सपेडाइट करना। एक्सपेडाइट करने का मतलब होता है कि उसमें तेज़ी लाना, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ईवीज़ को अडॉप्ट करें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईवीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं अगर उनको अपफ्रंट इंसेंटिव्स या अपफ्रंट सब्सिडी मिल जाए तो, है ना, कि कोई चीज़ अगर वो ख़रीद रहे हैं और उसमें अगर उनको शुरुआत में ही कुछ सब्सिडी या इंसेंटिव मिल जाए तो लोग ज़्यादा ले सकते हैं, ज़्यादा अडॉप्ट कर सकते हैं ईवीज़। और साथ ही साथ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ असेंशियल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ईवीज़, ठीक है, इसको फैसिलिटेट करने के अभी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है कि इस स्कीम के अंतर्गत जो असेंशियल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप बात समझ गए। लेकिन भारत में वही है जो मैंने आपको बात कई बार बताई है, ठीक है, कि बिजली बन रही है ज़्यादातर तो कोयले से ही बन रही है अभी भी, है ना, थर्मल पावर प्लांट्स में ही मेजॉरिटी ऑफ द बिजली तो वहीं बन रही है। लेकिन उस बिजली का इस्तेमाल करके अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्ज कर रहे हैं तो वो किस हद तक आप ये कहिए कि पॉल्यूशन फ्री है या इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल से तो आप बिजली पैदा कर ही रहे हैं। हाँ, अगर आपके बिजली पैदा करने के तरीक़ों में कुछ बदलाव आता है, अगर आप वो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज से कर पाते हैं आने वाले समय में, तब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो अच्छी होगी, बेहतर होगी। लेकिन आज की डेट में वही बात है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रमोशन या अडॉप्शन को बढ़ाना, बट बिजली तो वही बन रही है फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से ही, तो वो कितना ठीक है, मतलब कितना आप उसको एनवायरनमेंट फ्रेंडली कहेंगे, ये मुझे थोड़ा सा कम लगता है। आप लोगों का इस पर क्या विचार है वो ज़रूर आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने बहुत बार ये चीज़ें जब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर डिस्कस की हैं तो ये पॉइंट हमेशा रेस किया है। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम लोग प्रमोट तो कर रहे हैं, सरकार प्रमोट कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्शन सरकार चाहती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हो, लेकिन वही है कि बिजली तो फिर ज़्यादातर तो फॉसिल फ्यूल सोर्स से ही बन रही है ना। तो उस तरीके से आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को कितना इन्वायरमेंट फ्रेंडली मानते हैं। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट्स में एक बार बताइएगा कि आपका क्या इसको लेकर व्यू है। ठीक है, चलिए, इस तरीके के क्वेश्चन इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए मैं भी बीच बीच में आपसे ऐसे कुछ सवाल पूछता हूँ, सो दैट कि थोड़ा सा आप अपना एक ओपिनियन बिल्ड कर पाएँ। ठीक है, देखो इसके बाद यहाँ पर बात होगी कंट्रोवर्सी ओवर मुंबईज सॉल्ट पेन्स एंड वाई डू दीज लैंड्स मैटर। अब देखो, हालांकि आर्टिकल में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, बाकी बीच का पोर्शन ऐसा सच इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो मैंने हाईलाइट भी नहीं किया है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि अर्लियर दिस मंथ, इस महीने की शुरुआत में केंद्र सरकार ने ये अप्रूव किया था कि 256 एकड़ की जो सॉल्ट पैन लैंड है मुंबई में, उसको धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि जॉइंट वेंचर है बिटवीन अडानी रियल्टी ग्रुप एंड महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उनको जो है ये लैंड ट्रांसफ़र करने का यहाँ पर सरकार ने अप्रूवल दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ताकि वहाँ पर जो स्लम ड्वेलर्स हैं, यानी कि जो स्लम्स में रहने वाले, जो बस्ती में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए वहाँ पर हाउसिंग बनाई जा सके, मतलब किराए के घर उनके लोगों के लिए बनाए जा सके। अब इसका जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ विपक्षी नेताओं के द्वारा और जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं उनके द्वारा, उन जिन्होंने ये कहा कि ये जो फ़ैसला है अडानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है और इस फैसले से जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, डैमेज होगा। शिवसेना के लीडर आदित्य ठाकरे ने एक्यूज्ड द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार के ऊपर यह आरोप लगाया कि इस तरीके से मुंबई को जो है वो क्या किया जा रहा है, जो बिज़नेस टाइकून है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको मुंबई बेची जा रही है। ठीक है, तो ये तो कंटेक्स्ट था।
अब सॉल्ट पैन लैंड्स क्या होती है, ये थोड़ा सा अगर हम लोग देखें तो सॉल्ट पैन लैंड्स बेसिकली ऐसे लो लाइंग लैंड्स होती हैं जहाँ पर सी वाटर, समुद्र का जो पानी है वो कभी कभी आता है, और समुद्र का पानी आएगा तो वो अपने साथ ऑब्वियसली जो सॉल्ट है और मिनरल्स हैं वो कुछ लेके आएगा, और उसके कुछ समय के बाद पानी वहाँ से चला गया तो सॉल्ट और मिनरल वहीं पर रह जाता है। ठीक है, तो मुंबई का जो मैनग्रोव है जो कि वो भी खतरे में है डेवलपमेंट की वजह से, उसके साथ साथ ये जो इकोसिस्टम है यानी कि सॉल्ट पैन का, ये इंस्ट्रूमेंटल है इन प्रोटेक्टिंग द सिटी फ्रॉम फ्लडिंग। ठीक है, शहर में बहुत ज़्यादा बाढ़ ना आए उससे बचने के लिए ये जो सॉल्ट पैन्स हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ नोटिफिकेशन 2011 के अनुसार इकोलॉजिकली सेंसिटिव सॉल्ट पैन्स जो हैं वो CRZ 1B कैटेगरी में फॉल करते हैं, मतलब उस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। और इसका मतलब ये है कि वहाँ पर किसी भी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो अलाउ नहीं है। ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ सॉल्ट एक्सट्रैक्शन एंड नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन, कि वहाँ पर सिर्फ जो सॉल्ट पैन्स हैं वहाँ पर सिर्फ सॉल्ट का एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है ना, नमक निकाला जा सकता है वहाँ से, और नेचुरल गैस जो है उसका एक्सप्लोरेशन किया जा सकता है, उसके अदरवाइज़ कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पर अलाउ नहीं है। अब इसके बाद मुंबई की अगर हम बात करें तो मुंबई का कुल मिला के 5378 एकड़्स यानी कि 5378 एकड़ की जो ज़मीन है ये सॉल्ट पैन लैंड्स के रूप में डेजिग्नेट की गई है। अप्रॉक्सीमेटली अगर हम बात करें तो जो धारावी स्लम है उसका 9 गुना साइज़ के बराबर, और इस ज़मीन का 31% जो है वो रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल बेल्ट्स में है, और रफली 480 एकड़ जो है उसका एनक्रोचमेंट हो चुका है, उसका अतिक्रमण हो चुका है, मतलब उसके ऊपर इलीगल तरीके से लोगों ने कब्जा किया हुआ है। अब यहाँ पर एक स्टडी जो ये स्टेट गवर्नमेंट की स्टडी थी 2014 की, उसमें ये बातें सामने आई थी। इसी सेम स्टडी में ये भी पाया गया है कि लगभग 1672 एकड़ जो मुंबई का मोर देन 5000 एकर्स ऑफ सॉल्ट पैन्स हैं वो डेवलपेबल है, मतलब उसको डेवलप किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेशनली बात करें मतलब पूरे देश में, तो 60,000 एकड़ के आसपास जो लैंड है वो सॉल्ट पैन लैंड है। ठीक है, अलग अलग राज्यों में है, जैसे कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक। सबसे ज़्यादा जो इस तरीके की लैंड है सॉल्ट पैन लैंड वो कहाँ पर है, दैट इज़ इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, 20,716 एकड़। सेकेंड नंबर पर इट इज़ इन तमिलनाडु, और थर्ड नंबर पर है महाराष्ट्र में। अब यहाँ पर बेसिकली मुंबई की जो सॉल्ट पैन लैंड है ये रिस्क में क्यों है, ये रिस्क में इसीलिए है क्योंकि इसके ऊपर इस तरीके के कंस्ट्रक्शंस करने की बात की गई है। ठीक है, जब अलग अलग सरकारें आई हैं तो यहाँ पर ऐसा रहा है कि मतलब ये प्लान रहा है सरकारों का कि मुंबई को जो है वो बस्ती मुक्त या स्लम फ्री बनाना है, तो उसके लिए इन बस्ती वालों को कहीं ना कहीं तो रिलोकेट करना पड़ेगा। तो उनके लिए इस तरीके की रेंटल हाउसिंग बनाने के लिए इन एरियाज़ का यूज़ करने की बात हुई है। तो इसीलिए ये जो सॉल्ट पैन्स हैं ये खतरे में है। ठीक है, अब सॉल्ट पैन्स मैटर क्यों करते हैं, क्योंकि देखो सबसे पहली बात ये लिखी गई है कि अगर सॉल्ट पैन्स के ऊपर कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो उससे जो मुंबई का ईस्टर्न सबर्ब एरिया है वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हो जाएगी। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया है कि 2005 में, आपको याद होगा 2005 में मुंबई में एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी जुलाई के महीने में, है ना। 944 mm ऑफ बारिश ऑफ रेनफॉल जो है वो एक ही दिन में हुई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लाइफ और इंफ्रास्ट्रक्चर का डैमेज या नुकसान हुआ था। तो उसमें भी बेसिकली जो ईस्टर्न सबर्ब का एरिया है ना, सबर्बन एरिया मतलब वो होता है जो शहर के थोड़ा सा बाहर का जो एरिया है, आउटस्कर्ट्स ऑफ अ सिटी आप कह सकते हैं। तो ईस्टर्न सबर्ब के एरिया में बारिश, मतलब इस बारिश की वजह से फ्लडिंग कम हुई थी, है ना, क्योंकि वहाँ पर इस तरीके के सॉल्ट पैन्स वगैरह हैं, तो पानी वहाँ तक आके जो है वो फ्लडिंग को कंट्रोल कर लेता है। अदरवाइज़ वेस्टर्न सबर्ब में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। इसके बाद यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि सॉल्ट पैन्स विच अलोंग with the mangroves stop the city from flooding also host various species of birds and insects। तो एक तरीके से ये ऐसे एरियाज़ हैं, जैसे मैनग्रोव्स तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्स रीजन होता है,
उसी तरीके से सॉल्ट पैन्स जो हैं, ठीक है, जो शहर को फ्लडिंग से तो बचाते ही हैं, बाढ़ से तो बचाते ही हैं, साथ ही साथ वहाँ पर कई सारे जो पक्षी हैं, जो बर्ड्स हैं, है ना, जो इंसेक्ट्स हैं, उनकी प्रजातियाँ भी रहते हैं। तो मतलब बायोडाइवर्सिटी को भी ये प्रमोट कर रहा है। और अगर इन सॉल्ट पैन्स में कंस्ट्रक्शन हो जाता है किसी तरीके का, तो फिर फ्लडिंग का तो इशू है ही है, उसके साथ साथ ये जो बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स हैं, या बायोडाइवर्सिटी आप कह सकते हैं इन जनरल, वो भी कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगी, प्रभावित होगी, है ना। समझ रहे हैं बात? क्लियर है? ठीक है, तो यही बेसिकली इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। बाकी बीच का पोर्शन आप चाहेंगे तो एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर यही थे। ठीक, चलो आगे बढ़ें। तो एनवायरनमेंट के टॉपिक पर आप इसको ले सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट आर्टिकल है जिसका हम जिक्र करेंगे, जो कि कह रहा है 40% ऑफ अमेजन रेन फॉरेस्ट मोस्ट वाइटल टू क्लाइमेट इज़ अनप्रोटेक्टेड। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि साइंटिस्ट इस बात को एग्री करते हैं कि दैट प्रिजर्विंग द अमेजन रेन फॉरेस्ट इज़ क्रिटिकल टू कॉम्बैटिंग ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, कि ग्लोबल वार्मिंग से अगर लड़ना है तो अमेजन रेन फॉरेस्ट को प्रिजर्व करना है। ठीक है, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं। लेकिन एक नई डेटा जो यहाँ पर पब्लिश हुआ है वो ये इंडिकेट कर रहा है, वो इस ओर इशारा कर रहा है कि ह्यूज स्वेथ्स ऑफ द जंगल्स दैट आर वाइटल टू द वर्ल्ड्स क्लाइमेट रिमेन्स अनप्रोटेक्टेड। मतलब बहुत बड़ा ऐसा एरिया है इन जंगल्स का, इन फॉरेस्ट का, जो कि वर्ल्ड के क्लाइमेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या वाइटल है, वो अनप्रोटेक्टेड है। नियरली 40% ऑफ द एरियाज ऑफ द अमेजन रेन फॉरेस्ट मोस्ट क्रिटिकल टू कर्बिंग द क्लाइमेट चेंज हैव नॉट बीन ग्रांटेड स्पेशल गवर्नमेंट प्रोटेक्शन एज आइदर नेचर और इंडिजीनियस रिजर्व। ठीक है, तो 40% के आसपास ऐसा एरिया है अमेजन रेन फॉरेस्ट का जिसको कोई स्पेशल गवर्नमेंट प्रोटेक्शन नहीं मिला है। ठीक है, अब ये एरियाज जो हैं वो लाई करते हैं इन द फार साउथ वेस्ट ऑफ द अमेजन इन पेरू एंड फार नॉर्थ ईस्ट इन ब्राज़ील, फ्रेंच गयाना एंड सूरीनाम। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल है, उसका जवाब भी आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है वो दक्षिण अमेरिका या साउथ अमेरिका के कितने देशों में फैला हुआ है। ठीक है, इसका एक्सटेंट कितना बड़ा है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन आई थिंक क्लियर है कि अमेजन फॉरेस्ट इज स्प्रेड ओवर हाउ मेनी कंट्रीज ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, चलिए मुझे बताइएगा आप। अब इसके बाद लिखा है कि दोज पार्ट्स ऑफ द अमेजन हैव द बिगेस्ट डेंसेस्ट ट्रीज एंड द मोस्ट कंटिन्यूस कैनोपी कवर। अब ये बेसिकली ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर जो ट्रीज़ हैं वो बहुत बड़े हैं, है ना, बहुत बड़े ट्रीज़ हैं, बहुत डेंस हैं, घने पेड़ हैं, और जो कैनोपी कवर है वो बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस है। ये बेसिकली एक अमेजन कंजर्वेशन मॉनिटरिंग एंड दी इंडियन अमेजन प्रोजेक्ट है, उसने ये बात बोली है। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कार्बन को होल्ड कर रहे हैं, है ना, कार्बन सिंक के रूप में ये काम कर रहे हैं। और अगर ये जंगल किसी भी वजह से, चाहे इनमें मान लीजिए आग लग जाए, क्योंकि प्रोटेक्टेड तो है नहीं, अगर इनमें आग लग जाए या इनको काट दिया जाए, लॉगिंग कर दी जाए, तो ऐसा अगर होगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन सबसे ज़्यादा स्टोर्ड है ना, क्योंकि ट्रीज सबसे बड़े हैं, डेंस हैं, और क्या है, कैनोपी कवर बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस है, तो इन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पर सबसे ज़्यादा कार्बन क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है ना। ये बहुत बेहतर कार्बन सिंक के रूप में काम कर रहे हैं। अब अगर ये मान लीजिए पेड़ों को किसी भी तरीके से, या इन जंगल्स को, इन फॉरेस्ट को फायर की वजह से या लॉगिंग की वजह से कोई भी नुकसान होता है, तो उसमें होगा क्या कि बहुत सारा जो कार्बन है, जितना भी कार्बन इन्होंने स्टोर किया हुआ है, वो सारा का सारा कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएगा। और उससे ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा फिर, क्योंकि कार्बन एक ग्रीन हाउस गैस है, और ग्रीन हाउस गैस अगर एटमॉस्फेयर में इतनी ज़्यादा रिलीज़ होगी तो क्लाइमेट क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। ठीक है ना। अब सैटेलाइट का डेटा यहाँ पर क्या दिखाता है, तो अमेजन कंजर्वेशन ने ये एनालाइज किया है, कुछ नए डेटा को एनालाइज किया है फ्रॉम द सैटेलाइट इमेजिंग कंपनी प्लैनेट, जो कि लेज़र्स का इस्तेमाल करते हैं टू गेट अ 3 डायमेंशनल पिक्चर ऑफ द फॉरेस्ट एंड कंबाइंड इट विद द मशीन लर्निंग मॉडल्स। सिर्फ अबव ग्राउंड वेजिटेशन को कंसिडर किया गया है, अंडरग्राउंड कार्बन जो रूट्स और सॉइल्स में है उसको कंसिडर नहीं किया गया है। और यहाँ पर जो एनालिसिस है वो ये दिखाता है
कि 61% ऑफ द पीक कार्बन एरियाज इन द अमेजन आर प्रोटेक्टेड एज इंडिजीनियस रिजर्व्स और अदर प्रोटेक्टेड लैंड्स। यानी कि 61% ऑफ द ऐसे एरियाज जहाँ पर कार्बन सबसे ज़्यादा है, उनमें से 61% एरियाज जो हैं वो तो प्रोटेक्टेड है, या तो इंडिजीनियस रिजर्व्स के रूप में या फिर अदर प्रोटेक्टेड लैंड्स के रूप में। लेकिन जो बाकी एरियाज़ हैं उनका कोई ऑफिशियल डेजिग्नेशन नहीं है। तो 61% अगर प्रोटेक्टेड है तो अराउंड 39-40% के आसपास अनप्रोटेक्टेड हो गए। ठीक है, ब्राज़ील, सूरीनाम और फ्रेंच गयाना में सिर्फ 51% ऑफ द पीक कार्बन एरियाज जो हैं वो ही प्रिजर्वेशन के लिए या उन्हीं का प्रोटेक्शन वहाँ पर हो रहा है। पेरू प्रोटेक्ट्स अ हायर proportion of these of its critical areas, but some of the areas that have been left unprotected have been earmarked for logging। लेकिन कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो अनप्रोटेक्टेड हैं, वहाँ पर यह है कि वहाँ पर लॉगिंग वगैरह की जा सकती है, मतलब पेड़ वगैरह काटे जा सकते हैं। अब वाई दी अमेजन मैटर्स, अब ये अमेजन फॉरेस्ट जो है ये क्यों मैटर करता है? तो ऑब्वियस सी बात है कि अमेजन जो है, मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा कार्बन स्टोर करता है। ठीक है, 71.5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन स्टोर इसने किया हुआ है, जो कि जो ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हुआ 2022 में उससे भी ये दुगने से ज़्यादा है। ठीक है, तो अमेजन जस्ट बेयरली एब्जॉर्ब्ड मोर कार्बन दैन इट रिलीज्ड इन द डिकेड लीडिंग अप टू 2022, अ पॉजिटिव सिग्नल फॉर द वर्ल्ड्स क्लाइमेट। तो अमेजन ने जितना कार्बन रिलीज़ किया उससे ज़्यादा कार्बन एब्जॉर्ब किया है। ठीक है, 2022 तक जो डिकेड हुआ है, जो पिछला एक दशक रहा है, मतलब 2012 से 2011 से 22 तक आप बात कर सकते हैं, तो उस डिकेड में जितना कार्बन एब्जॉर्ब रिलीज़ किया है उससे ज़्यादा कार्बन एब्जॉर्ब किया है। तो मतलब एक तरीके से ये कार्बन सिंक के रूप में काम कर रहा है और वर्ल्ड क्लाइमेट के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। लेकिन but that remains an area of intense debate, with other studies showing the Amazon has flipped to become an emission source। लेकिन ये एक डिबेट का एरिया भी रहा है, क्योंकि कुछ स्टडीज़ ये भी दिखाती हैं कि अमेज़न जो है वो अब एक एमिशन का सोर्स बन चुका है। एमिशन का सोर्स बनने का मतलब है कि जितना ये अब्जॉर्ब कर रहा है उससे ज़्यादा ये रिलीज़ कर रहा है, तो एमिशन का सोर्स बन चुका है। तो एज द इफेक्ट्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज बिकम्स मोर स्टार्क विद ईच पासिंग डे, द अमेजन बिकम्स वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स फॉर द प्लैनेट्स हेल्थ। ऑब्वियस सी बात है कि जिस तरीके से एंथ्रोपोजेनिक या ह्यूमन क्लाइमेट चेंज जो है, जो उसके इफ़ेक्ट्स हैं वो हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, है ना, हर दिन और ज़्यादा जो मतलब ह्यूमन क्लाइमेट चेंज, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसके तहत जो इम्पैक्ट्स पड़ रहे हैं, जो इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं वो और ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। तो उस वजह से अमेज़न जो है वो एक वैल्यूबल एसेट है हमारे प्लेनेट की हेल्थ के लिए। साइंटिस्ट का ये कहना है कि अगर अमेजॉन जो है वो एक एमिशन सोर्स बन जाता है इंस्टेड ऑफ अ कार्बन सिंक, कार्बन सिंक का मतलब वही है जो एटमॉस्फेयर से कार्बन को एब्जॉर्ब करता है, अगर वो कार्बन सिंक के बजाय एक एमिशन सोर्स बन गया तो उसका जो इम्पैक्ट है प्लैनेट के ऊपर, दैट वुड बी क्लेटाक्लाइस्मिक। क्लेटाक्लाइस्मिक का मतलब होता है कि इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि फिर क्या होगा कि यहाँ पर इतना सारा कार्बन स्टोर है और अगर ये एक एमिशन सोर्स बन गया कि कम एब्जॉर्ब कर रहा है और ज़्यादा रिलीज़ करने लग गया, तो होगा क्या कि इतनी कार्बन यहाँ पर स्टोर है कि सारी की सारी कार्बन अगर रिलीज़ हो गई तो फिर आप समझ सकते हैं कि कितना सारा ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो 40% बताई है कि अनप्रोटेक्टेड है, और अनप्रोटेक्टेड में तो फिर वही है कि कुछ भी हो सकता है ना, वहाँ पर अगर आग लग जाए या वहाँ पर वही है कि पेड़ वगैरह काट लिए जाएँ तो उस वजह से भी ये इशू आ सकता है। ठीक है, तो आई होप ये भी आप बात समझ गए, इसको भी आप लोग एनवायरनमेंट में ही लेंगे। ठीक है, क्लाइमेट चेंज में। चलिए, तो यही आर्टिकल्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे, है ना। तो थोड़ा सा सेशन आज का छोटा रहा है, तो कोई बात नहीं, इसको आप लोग टाइम जो बचा है उसको यूटिलाइज़ करिएगा और चीज़ों के लिए। ठीक है ना। चलिए, अच्छा, जाने से पहले मैं आपको एक बार अगर आप लोग चाहें तो मैं थोड़ा सा टेस्ट सीरीज़ के बारे में फिर से बता दूं। जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो टेस्ट सीरीज़ में एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट टेस्ट सीरीज़ जीएस करंट अफेयर्स सीसेट की ओनली एट 849 रुपीज़ में है। सिर्फ जीएस और करंट अफेयर्स की ओनली एट 699 में है। जनरल स्टडीज़ की अगर आप सिर्फ लेना चाहें जीएस की तो दैट इज़ ओनली एट 449। सिर्फ करंट अफेयर्स की 299 में है।
और 10 फुल लेंथ जी सी सेट के टेस्ट जो हैं दैट इज़ अवेलेबल ओनली एट 249। तो आप इनमें से जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं जल्द से जल्द एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और आप में से जो लोग आईना सीरीज़ के मंथली कंपाइल्ड पीडीएफ्स लेना चाहते हैं तो उनके पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मंथली की अगर मैं बात करूँ तो एट लेस देन ₹2 पर डे यानी कि 59 रुपीज़ में आपको ये पीडीएफ्स मिल जाते हैं। जून और जुलाई के लॉन्च हो चुके हैं, अगस्त के महीने का भी लॉन्च कर दिया जाएगा। बाकी अगर आप 16 महीने की पीडीएफ्स लेना चाहते हैं तो अवेलेबल है ओनली एट 680 रुपीज़ में। अगर आप 12 महीने की लेना चाहते हैं तो ओनली एट 510 रुपीज़। 8 महीने की आपको 345 में मिल जाती है और 4 महीने की ओनली एट 175। तो आप इसमें से जिसमें भी इंटरेस्टेड हैं वो एनरोल कर सकते हैं। बाकी आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें, और अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप यहाँ से वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और हमारा आईना सीरीज़ के जो मंथली कोर्सेज अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मंथली कोर्स भी हैं, इसी तरीके के 3 मंथ 6 मंथ्स के कोर्सेज भी हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हो एनरोल कर सकते हैं। लास्ट ईयर के कोर्सेज भी हैं, और लास्ट ईयर का एक हम आपको कंपाइल्ड पीडीएफ्स भी दे रहे हैं जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 के बीच का। तो आप चाहें तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में पीडीएफ है ओनली एट 499 रुपीज़। सारे के सारे ये जितने भी पीडीएफ नोट्स हैं और कोर्सेज़ हैं ये हमारी वेबसाइट पर और ऐप पर आपको लिस्टेड मिल जाएंगे। अगर आपको कहीं से कोई लिंक नहीं मिलता है या कोई डाउट या क्वेरी होती है तो यहाँ पर जो नंबर दिया गया है ये व्हाट्सएप का नंबर है 9150449990, इस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सी सेट का कोर्स हमारा 5 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, तो इसके लिए आप लोग 20 सितंबर तक एनरोल कर सकते हैं। तो आप में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं जल्द से जल्द एनरोल कर लें। ओनली एट 999 में आपको ये बैच प्रोवाइड किया जा रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक है, वहाँ से आप इसकी अदर डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं, और साथ ही साथ एनरोल करना चाहें तो वो भी वहाँ से कर सकते हैं। और जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को यूट्यूब पर देखते हैं और अगर आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलती है तो प्लीज़ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करने की कोशिश अपनी तरफ से ज़रूर करें, सो दैट कि इन सेशंस को हम लोग यूट्यूब पर इसी तरीके से कंटिन्यू कर पाएँ। तो चलिए, अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपसे जो भी विचार या जो भी सवाल पूछे गए हैं उनका जवाब कमेंट्स में दे सकते हैं। बाकी अगर आप अपनी तरफ से कोई सजेशंस फीडबैक देना चाहें तो वो भी ज़रूर बताएं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग, अपना कंट्रीब्यूशन, अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।